हेलो डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके जेआईबी सीआईबी प्रेप पर पढ़ाई CAIIB की ABFM के MCQs कर रहे हैं। यूनिट 1 and 2 ऑलरेडी डन है। हमारा मॉड्यूल ए का ही कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट 3। ये टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि पोस्ट द सेशन कंटेंट कंज्यूम कर पाए। And in case you get questions, you can also talk to me on CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, हम मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, है ना, बेसिक्स, जहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में हमने बातचीत करी थी। फिर नेक्स्ट प्लानिंग पर एक डेडिकेटेड चैप्टर किया। अब हम ऑर्गेनाइजिंग पे एक डेडिकेटेड चैप्टर कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स है। थोड़ा सा चैप्टर कंपैरेटिवली लेंदियर है क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स हैं यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी, जहां से आप एग्जाम में क्वेश्चन ना तो केवल ABFM में बट HRM में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रोसेस which coordinates human efforts, assembles resources and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving subjective objects। मतलब इंसान के एफर्ट्स को अलाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ। असेंबल रिसोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपके स्कूल में या आपके बैंक में कुछ इवेंट है, लेट्स स्पोर्ट्स डे इवेंट है, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगा, है ना। पहले आप वहां पे आइडेंटिफाई करोगे क्या चाहिए, कौन सी तारीख को होने वाला है, लोकेशन क्या रहेगी, किसकी क्या ड्यूटीज है, वो बताई जाएगी, ठीक है। फिर एक रिलेशनशिप, अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाई जाएगी कि इसके लिए ये है बंदा ऑथराइज, इस पॉइंटर के लिए ये है, खाने के लिए ये है, गेस्ट के लिए ये है, इनविटेशन के लिए ये है, जो टेक्निकल अरेंजमेंट है गाने एटसेट्रा की वैसे होने वाली है, माइक एटसेट्रा की, है ना। ये कौन किस किस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ये बता दिया गया है ना। अल्टीमेटली आप चाहेंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। यस, तो जो एक्रोनिम हम यहाँ पर यूज करते हैं वो यूज करते हैं आइडिया, और आइडिया का E and A गेट इंटरचेंज्ड। ए ई की जगह चल जा रहा है और E A की जगह आ जा रहा है। यस, यू आइडेंटिफाई द वर्क, यू डिपार्टमेंटलाइज द वर्क, मतलब जो सेम तरीके का काम होगा उसे आप ग्रुप कर देंगे। जैसे घर में शादी है फॉर एग्जाम्पल, आपको फूल चाहिए, फूल पूजा के लिए भी चाहिए, डेकोरेशन के लिए भी चाहिए, मेन को अपने कोट पे भी लगाना है, वुमेन को अपने बालों में भी लगाना है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, या वाइस वर्सा, जैसे भी आप नो, इट्स पर्सनल चॉइसेस, लेट्स से रिस्पेक्ट दैट। आप डिपार्टमेंटलाइज, एक ही काम बार बार करने की जगह अगर हम सेम तरीके काम को साथ जोड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, उसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। ये ग्रुप फिर असाइन करते हो कि किसको क्या काम करना चाहिए, असाइन द ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस through which you are able to reach the goal of the organization by identifying the work, grouping into similar no groups or departments, and letting people know that what is expected out of them, and ultimately establishing authority reporting relationship कि कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसका बॉस होगा, किससे जाके वो इनमें बात करनी है। तो एक ऐसा प्रोसेस जो ह्यूमन के एफर्ट्स को, रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके गोल तक पहुंचाने की बात करता है, वो है ऑर्गेनाइजिंग। रिसोर्सेज की जब भी बात होती है, कीवर्ड ले सकते हैं आप, रिसोर्सेज की जब भी आप बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग की ओर ही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन, मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पापा की शॉप है, ठीक है, उस शॉप में कुछ लगभग 10 लोग काम करते हैं, ठीक है, बट साइड डिसीजंस मेरे पापा लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में नोबडी एल्स हैज बीन गिवन द पावर और अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस। यस, तो यहाँ पे जब डिसीजन मेकिंग आप टॉप वाले लोग रिटेन कर लेते हैं तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। चीजें सेंट्रलाइज हैं, डिसेंट्रलाइज तब हो जाती हैं जब हम डिसीजन मेकिंग पावर डेलीगेट कर देते हैं लोअर लेवल पर भी। When decision making authority is retained, an organization is said to be retained by, यहाँ से आना चाहिए, by the higher level management, an organization is said to be centralized,
ठीक है, तो स्टेटमेंट में ऊपर नीचे हो रखा है, द आंसर इज बी इन हियर, दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड, आप किसको डेलीगेट नहीं कर सकते? तो बेसिकली तीन एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजिंग के, या तीन एलिमेंट्स है डेलीगेशन के। डेलीगेशन के तीन एलिमेंट्स हैं, वो तीन एलिमेंट्स क्या है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और आप क्या डेलीगेट नहीं कर सकते? आप अथॉरिटी तो डेलीगेट कर सकते हो कि आपका काम है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आप डेलीगेट नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में ही आ जाती है, जैसे ही अथॉरिटी आती है वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ आती है, ठीक है, अलोंग विद अथॉरिटी। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ करवा सकते हैं लोगों के साथ काम, ठीक है, आप करवा रहे हो तो आपको रिसोर्सेज नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल आप हो। मैं 10 लोगों से बात नहीं करूंगी, मैंने आपको दे दी है अथॉरिटी, नाउ यू आर द मैनेजर, you are the man of the game, for example. Yeah. Yeah. तो जो द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल वैसे ऐसे जहाँ पे प्रॉपर बॉस है, एक एनवायरनमेंट है, डिपार्टमेंट है, जहाँ पे सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, कौन किससे बात करेगा, क्या कम्युनिकेशन का चेन होगी, वो सब पता होगा। इनफॉर्मल क्या है? कहीं ना कहीं फॉर्मल में से इनफॉर्मल ऑटोमेटिकली बन जाती है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो कुछ आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं जिनके साथ आप चाय वाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, यू फील बिलोंग्ड है। कभी कभी ऐसे नो व्हेन दे आर लो डेज, आपको ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा होता, बट देयर इज समबडी जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, है ना। तो इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है? और इन जैसे कुछ फॉर्मल के बेनिफिट्स है, वैसे ही इनफॉर्मल के बेनिफिट्स है, वैसे ही कुछ फॉर्मल के डिसएडवांटेजेस है, वैसे ही इनफॉर्मल की भी डिसएडवांटेज है। जैसे फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल में ह्यूमर बहुत चीजें जल्दी फैल जाती है, बट कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचानी है तो वो भी पहुंच पाती है इनफॉर्मल के थ्रू, बट फॉर्मल में एक चेन को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। कभी कभी जब तक डिसीजन तक बात पहुंचती है तब तक तो बहुत लेट हो चुकी होती है ना। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स, दोनों में अपने अपने प्लस है, दोनों में अपने अपने माइनस है, बट एक माइनस के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है जी। इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पीडी फीडबैक, ये तो मेरिट है। इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स, कहीं ना कहीं ये भी मेरिट है ना, हम सबको बातचीत करना पसंद है। इट डज नॉट फुलफिल इनएडिक्वेसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मेरिट है। इट डज नॉट, एक्चुअली इट डज फिल इनएडिक्वेसीज, या तो इट डज नॉट बोल रहा है, इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है? आंसर इज गोइंग टू बी सी। समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। मैंने आइडिया बताया आपको, आइडेंटिफाई करो, डिपार्टमेंटलाइज करो, असाइन करो और इस्टेब्लिश करो अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो आई कहाँ दे रखा है? ए में तो नहीं दे रखा है, तो आंसर ए तो नहीं है, या तो बी है, तो सी है, तो डी है। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन ओके, ये नहीं है, ए नहीं है आंसर, so the answer is B only. Yeah, identify, departmentalize, assign, and establish. IDER. Okay, next. Which the following does not constitute a part of process of organizing. Again, मैंने आपको बताया, identify, departmentalize, assign, and establish. तो establish है, determining कौन किस लिए responsible, assigning of duties है, specializing नहीं है, specializing is an advantage of organizing बोल सकते हो। तो C is in right answer. C is in the right answer. Basically, C is the right answer, but C is not the pointer that is included in the process of organizing. ठीक है जी? Okay, so specializing is the right answer here. Next question. Part of this process involves organizing the activities into categories according to the product line. So basically क्या होता है, जब हम ढांचा बना रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे हम दो मेजर काइंड ऑफ ढांचों के, दो मेजर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करते हैं। एक है डिविजनल, एक है फंक्शनल। फंक्शनल बोले तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप फंक्शन के बेसिस पे विभाजित करते हैं, जैसे या आप
का लेट्स से कॉस्मेटिक्स की कंपनी है जहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। मतलब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग काम के बेसिस पे विभाजित कर लिया। प्रोडक्शन वाला काम प्रोडक्शन करेगा, बैंकिंग वाला या फिनेंस वाला काम फिनेंस डिपार्टमेंट करेगा, सेल्स वाला डिपार्टमेंट सेल्स का काम करेगा। तो जब आप फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ देते हैं, विभाजित कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो आप फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जनरली जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में खाली एक ही प्रोडक्ट होता है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। बट डिविजनल हायरार्की या डिविजनल स्ट्रक्चर वहां फॉलो किया जाता है जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन है। जैसे रिलायंस है, ठीक है, उनके पास पेट्रोल भी है, उनके पास मार्ट भी है, उनके पास एफएमसीजी भी है, ठीक है, उनके पास कॉस्मेटिक्स भी आ गया अब तो टीरा, है ना। ऐसे अलग अलग हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और तो यहाँ पर हम खाली फंक्शन के बेस पे डिवाइड करेंगे तो एक डिपार्टमेंट कहेगा मैं कौन कौन से प्रोडक्ट का ध्यान रखूं, मैं फिनेंसिंग करूं कॉस्मेटिक्स की भी, मैं फिनेंसिंग करूं पेट्रोल की भी, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। हाँ, ऑफ कोर्स इन प्रोडक्ट्स के अंदर फंक्शंस होंगे, बट जो ढांचा बना है वो फंक्शन के बेसिस पे नहीं है, वो प्रोडक्ट के बेसिस पे है। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिविजनल हायरार्की एंड नॉट फंक्शनल हायरार्की। And the answer is also not C and D, because organization with official standing and unofficial grouping of organization is just an option that is given to you. But the structures that we are going to study in this chapter are functional and divisional. And जब भी ध्यान दे दीजिए, अपना एक पॉइंटर नोट कर लीजिए, जब भी हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं वी आर फोकसिंग ऑन डिविजनल स्ट्रक्चर। जब भी मैं फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर कर रही हूँ, ढांचा बना रही हूँ, कैटेगराइज कर रही हूँ, फ्रेमवर्क बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, किसके बेसिस पे बटी हुई है, प्रोडक्ट के बेसिस पे। जब भी प्रोडक्ट के बेसिस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, देखो आगे इसमें भी फंक्शंस हैं। जैसे गारमेंट डिपार्टमेंट उठा लेते हैं तो वहां पर है हमारे पास फंक्शंस, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, R&D है, परचेजिंग है। ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। इसकी वजह से यहाँ पैसे भी ज्यादा लगते हैं, टाइम भी ज्यादा लगता है। या और हो सकता है ये वाला डिपार्टमेंट गए आपने, ये वाला प्रोडक्ट लाइन गए कि आपने तो इसमें ज्यादा पैसे लगा दिए, इसमें कम लगा दिए, ठीक है। या और एक ही काम जो है, सेम ही काम डुप्लीकेटेड है हर जगह, डिसएडवांटेजेस बट इसके अपने एडवांटेजेस भी हैं। अकाउंटेबिलिटी अच्छी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर द बक स्टॉप्स एट देम, फिर दे विल बी आज हाँ भाई क्यों और ये क्यों नहीं हुआ। या और रिसोर्सेज यहाँ पे अच्छे अवेलेबल होते हैं, खाली एक ही पे फोकस करना है आपको। यस, तो एडवांटेजेस का डिसएडवांटेजेस हम पूरे मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, ओके। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को हम फंक्शन के बेसिस पर ही विभाजित करेंगे तो ऑफ कोर्स ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। Now, is it possible to delegate decision making power to individuals at lower level? या इट इज पॉसिबल, डेलीगेट कर सकते हो। और जब लोअर लेवल पर चले जा रहे हैं तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कह रहे हैं। जब आप रिटेन कर रहे हो पावर को एट टॉप लेवल तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। बट जैसे ही पावर नीचे डेलीगेट होने लगती है तो हम उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किसे बोलते हैं, अगर मैं समझाऊं आपको तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है कि एक बंदा, एक बॉस कितने लोगों की टीम को अच्छे से हैंडल कर सकता है। सिंपल हिंदी में प्लेन वानिला मतलब यही होता है। तो अब इस जो कहानी जो हमको समझ में है कि एक इंसान कितने लोगों की टीम को एफिशिएंटली मैनेज कर ले रहा है, उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो जहां पर भी ये ऑप्शन सूट कर रहा होगा हम उसे आंसर में ले लेंगे। The scope of manager's duties and responsibilities, the responsibility of manager, the maximum number, yes, we are going there, of direct subordinates that can be effectively managed by a single superior is span of management. The answer is C. It is known as the span of management. Yeah. चलो, when we talk about centralization we mean कि जो पावर है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो टॉप पर ही रिटेन हो रखी है। When the
The preservation of one's right to make decision is centralization. Okay, we can say that. Extending into new territories, no. The division or categorization of different levels, no. The spread of decision making power throughout the organization, that is decentralization, right? ये तो भी हम पीछे question करके आए हैं. The answer becomes A on the screen. Yeah. Now, Hershey is running a company where he sells variety of goods such as textiles, garments, cosmetics, etc. अलग अलग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बेसिस पे ढांचा बना हुआ है, हम डिविजनल आंसर होना चाहिए, पढ़ लेते हैं. ही फॉलोज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई, ऑफ कोर्स इट इज डिविजनल, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं. एक प्रोडक्ट होता तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर ले लेते, आंसर है डिविजनल स्ट्रक्चर ही रहेगा. बहुत पढ़ के ही कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है, हमें कंसेप्ट क्लियर है, हमें उस पर ही अटके रहना है. ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हमारे पास फंक्शनल और डिविजनल है. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल को आप ओपन या ओवर्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे गोल्स, पॉलिसीज डिफाइंड रहते हैं, जॉब का डिस्क्रिप्शन बता रखा होता है, फिनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपरली अवेलेबल होते हैं, प्रॉपर और अथॉरिटी का स्ट्रक्चर होता है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के अलर्ट चैनल बता रखे होते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसको हेड्स अप करोगे. प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में भी सब अलाइनमेंट होती रहती है. बट जब मैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पे अपने अपने बिलीव्स, अजम्पशंस पे लोग काम करते हैं, लोगों की अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, एटीट्यूड होता है, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के साथ, कुछ वैल्यूज भी हो सकती हैं, एंड दे आर फीलिंग्स इन्वॉल्व, जैसे गुस्सा, कुछ पसंद करता है कोई जना, किसी को नापसंद करता है, आप खुश हैं, दुखी हैं, डर लग रहा है ना. यो दिस इज इमोशनली ड्रिवन. एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ऐसे फॉर्मल नॉर्म्स तो होते नहीं कि आपको ये करना है नहीं करना है, बट जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप का पार्ट होते हैं इनफॉर्मली भी, वहाँ पे ग्रुप नॉर्म्स होते हैं कि जैसे बर्थडे होता है तो केक कट करते हैं ना, डच करके फॉर एग्जाम्पल. इनको आप हिडन या कोवर्ड भी बोलते हैं. मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक जी, चलिए. Now, the underlying beliefs and assumptions, values, and modes of interaction that contribute to one of a kind social and psychological environment of an organization are what makes up to what is known as organizational culture. अच्छा, organizational culture पढ़ रहे हैं हम. organizational culture क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सुना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर तो बहुत टॉक्सिक है, या उसका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर तो बहुत अच्छा है. कहने का मतलब है जो वहाँ के लोग हैं वो कैसा सोचते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, उनकी वैल्यूज क्या है ना, वो साइकोलॉजिकली कैसे नो अलाइन करते हैं with people. That is what is organizational culture. वहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड है कि स्टेबल है कि टीम ओरिएंटेड है कि डिटेल ओरिएंटेड है कि इनोवेशन में बिलीव करता है कि अग्रेसिव हो गए, मतलब जैसे कि सेल्स अग्रेशन आ रहा है तो डिस्काउंट देते जाओ, बाय 1 गेट 6 दे दो, 999 में 10 दे दो, फॉर एग्जाम्पल. ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर प्रोफाइल्स है. ओके, अब ये एक टॉपिक है जो मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स दिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चंस एबीएफएम में तो लिमिटेड देखे गए हैं, बट एचआरएम में काफी देखे गए हैं. तो खैर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में तो दोनों ही आपको अपियर करना है. अगर आपने एचआरएम इलेक्टिव लिया है या नहीं लिया है ये तो पढ़ना ही है, तो पढ़ते हैं इस टॉपिक को. बट अगर एचआरएम भी आपने लिया है इलेक्टिव सब्जेक्ट तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. चेंज क्या है? चेंज एक ऐसी चीज है जो हम सब लोग रेजिस्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि चेंज हुआ और आप खुश हो गए. हम पहले तो चाहते हैं ना ही हो, बट अगर हो भी तो हम धीरे 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 अडेप्ट करते हैं. तो अलग अलग अप्रोचेज हैं कुछ चेंज मैनेजमेंट की. शुरुआत कर रहे हैं लेविन कर्ट के चेंज मॉडल के साथ. ये बोलते हैं तीन स्टेप्स में आप किसी चेंज को ला सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो अनफ्रीज करो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका सिस्टम है, क्योंकि आप उसे चेंज करना चाहते हो तो उसके बारे में लोगों को बताओ कि चेंज की ज़रूरत है, चेंज करने से क्या होगा. ठीक है, ओल्ड बिहेवियर्स या एटीट्यूड्स रिप्लेस करने होंगे. एक कहीं ना कहीं लोगों को मेंटली प्रिपेयर करो. ठीक है, जैसे घर में किसी की शादी होनी होती है तो पहले उसे मेंटली प्रिपेयर किया जाता है ना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, मैनेज करो, अंडरस्टैंड करो लोगों के डाउट्स, उनके कंसर्न्स, देन चेंज कम्स इनटू पिक्चर.
प्लान द चेंज, इम्प्लीमेंट द चेंज एंड हेल्प द एम्प्लॉयज ऑल्सो कि नए काम कैसे करना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो। एंड देन रीफ्रीज, जो पहले हटाया था क्योंकि आपने चेंज कर दिया, अब नई चेंज को इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना, फ्रीज करना पड़ेगा, री एनफोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो चेंज ऐसे नहीं आज के लिए हुआ, सस्टेन हो एंड अल्टीमेटली सेलिब्रेट द चेंज। तो देयर आर 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कर्ट लेविन्स चेंज मॉडल: unfreeze, change, and refreeze. It is important. So let me just mark it as hard on your screen. ये कैसा हार्ड बन गया भाई? क्लियर। ओके, now मैकेंजी 7S मॉडल ऑफ चेंज मैनेजमेंट, ये भी हमें मैकेंजी ने हमको 7S मॉडल दिया है। ये 3 है सॉफ्ट एस, ये 3 है हार्ड एस, और ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल है। क्या है हमारे पास? शेयर्ड वैल्यूज, ओके। इसके अलावा स्टाफ, लोग इम्पॉर्टेंट है, उनकी स्किल्स अपग्रेडेशन इम्पॉर्टेंट है, सिस्टम के साथ अलाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी बनानी होगी ताकि आप चेंज कर पाए। आप वो ऑर्गेनाइजेशन की स्टाइल से मैच करनी चाहिए, और जो आप रिजल्ट चाहते हो उस स्टाइल से मैच करनी चाहिए। अल्टीमेटली आपको एक ऐसा ढांचा बनाना होगा कि आप गोल तक पहुंच पाओ विद द चेंज दैट यू आर इम्प्लीमेंटिंग। Yes, so these are the 7S. This is the 7S model of McKinsey. हमने पढ़ा कर्ट लेविन का मॉडल, अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज। मैकेंजी का स्टाफ, स्किल्स, सिस्टम, स्ट्रैटेजी, स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड शेयर्ड वैल्यूज। ऑल ऑफ दीज आर 7। ये भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि भूले नहीं। 7 है, 3 सॉफ्ट एस है, 3 हार्ड एस है, और एक न्यूट्रल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, किसका हमें मॉडल दे रखा है? ये कोटर का 8 स्टेप मॉडल है। लेट मी राइट इट फॉर यू। दिस इज KOTTER, कोटर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल। Porter's 8 step process of leading change। ठीक है, तो सबसे इसको हमें को कैटेगराइज करना है। इफ आई हैव टू कैटेगराइज इट गाइस, इट इज क्रिएट द क्लाइमेट, एंगेज पीपल एंड अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट। ठीक है, बट ये कैसे कैसे बांटा हुआ है? जब आपको चेंज करना है तो लोगों को बताना पड़ेगा क्यों चेंज करना है, और क्यों अल्टीमेटली या जल्दी चेंज करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। पावरफुल कोलिएशन, मतलब मे बी नो एट टॉप, बिकॉज इट इज मंकी सी मंकी डू। जो ऊपर लोग बैठे हैं, अगर वो लोग अलाइन नहीं है तो अल्टीमेटली चेंजेस करना नॉट पॉसिबल है। या एंड एक विजन क्रिएट करो, अच्छा ये करेंगे तो क्या होगा, आज मेहनत तो करनी पड़ रही है, ये अलाइनमेंट तो चेंज करना पड़ रहा है, बट इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंगेज एंड एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन। अब चेंज कहीं ना कहीं विजन क्रिएट कर दिया, आप कम्युनिकेट करो इस विजन को, एम्पावर करो कि अल्टीमेटली हो पाए। एक्शन, नाउ इज द टाइम टू एक्ट। ओके, छोटे छोटे विन्स दिखाओ, फिर चेंज बिल्ड करो, एंड अल्टीमेटली मेक इट स्टिक। बोले तो फ्रीज इट वंस अगेन। मतलब हम अब जो आपने चेंज किया वो सस्टेन हो पाए, है ना। इसलिए यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात हो रखी, इसलिए यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी बात हुई। Okay, so you'll have to spend some time revising this, but like I've said, and I'm saying it again, these approaches are important, and therefore I've tried to create a picturization for you guys, ताकि आप पोस्ट सेशन जब रिवाइज कर रहे हो, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इम्पोर्टेंटली इसको टाइम स्पेंड करें। ओके, नेक्स्ट इज नज थियरी। नज थियरी को आप सिंपल नज कंसेप्ट भी बोलते हैं, एंड इन द फील्ड ऑफ बिहेवियर साइंस, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल थियरी। बेसिकली जब चेंज कर रहे हैं तो पहले बताइए चेंज क्या है। ठीक है, स्टेक होल्डर, जो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उस चेंज से जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनको एनालाइज कीजिए, टाइमलाइन सेट कीजिए कि कितने इस दौरान कितना कितना समय लगेगा चेंजेस होने में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग खाली आपने बोल दिया, मैंने कह दिया ना, बस कह दिया, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे अमिताभ बच्चन की मूवी नहीं चल रही।
Yes, decision making inclusive होगा, taking into pointers all of the things that are going to be impacted eventually. और अगर feedback मिल जाता है तो nothing like it, है ना, लोगों से या environment से या जो आपने implement किया है उससे, फिर जो भी अगर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज कुछ रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टैकल्स मैनेज करने हैं, तो उसे करिए ना, अल्टीमेटली चेंज को सस्टेन करना है। हम चाहते तो यही है कि जो चेंज ला रहे हैं वो खाली 2 दिन का ना हो, ना सस्टेन कर पाए। नेक्स्ट इज एडकर मॉडल। ये पूछा गया, दिस इज अ प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लिए भी और एचआरएम के लिए भी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। ADKAR मॉडल या थियरी ऑफ चेंज गोल ओरिएंटेड टूल है या एक ऐसा मॉडल है जो कि चेंज को मैनेज करने में मदद करता है। कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जैसे कि जिसे हम फॉलो करते हैं ताकि गोल तक पहुंच पाए। कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट एंड द प्री रिक्वेजिट फॉर चेंज। पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि आपको चेंज की जरूरत है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बोथ बी अ पार्ट ऑफ एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ चेंज। मतलब चेंज की जरूरत क्यों और कैसे होगा, दोनों की अलाइनमेंट होनी पड़ेगी। नॉलेज कि कैसे चेंज करना है, केपेबिलिटी क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो चल रहा था और वो चलता रहेगा फिर भी चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा चेंज को, अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को केपेबल बनाना पड़ेगा, अपने स्टाफ को अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंट बेसिस पे, एंड अल्टीमेटली रीइंफोर्स। Adker model is consciousness, strong desire, knowledge, capability, and reinforcement. All of it, you'll have to spend some time here. This is a little tricky, थोड़ा effort लगाना पड़ेगा, but आपको अगर रटना नहीं भी लगाना है, 2-3 बार ही पढ़ना तो इसे जरूर पढ़ेगा। ओके, देन वी हैव ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल। यहाँ पे 3 फेजेस में बात हो रखी है। कोई भी चेंज को अगर मैनेज करना है तो पहले तो पुरानी चीजें उनको बंद करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। यहाँ पर लोगों को लॉस लगेगा, गुस्सा आएगा, पहले तो मना ही करेंगे, नहीं नहीं इसकी तो जरूरत ही नहीं है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा। फिर धीरे धीरे लोग इसके बारे में न्यूट्रल होने लगेंगे, थोड़ी थोड़ी एंजाइटी तो होगी बट क्रिएटिविटी इनोवेशन आने लगेगा। कहीं पे लोग रेसिस्ट भी करेंगे, बट नाउ इज द टाइम टू चेंज, न्यू बिगनिंग्स। कहीं ना कहीं अब कंफ्यूजन तभी भी रहेगा, ये कंफ्यूजन यहाँ था उतना ही यहाँ पर भी रहेगा। मे बी पहले था कि कैसे जाएगा, अब कैसे आएगा। हाँ, अनसर्टिनिटी होगा बट कहीं ना कहीं रिलीफ भी होगा कि अब आ गया जो हम चाह रहे थे, एक्सप्लोर करेंगे एंड न्यू कमिटमेंट्स विल स्टार्ट। देन वी हैव कबलर रॉसेस चेंज मैनेजमेंट मॉडल। यहाँ पे 5 स्टेज है। सबसे पहले डिनायल है, फिर गुस्सा, फिर बार्गेनिंग, से थोड़ी हमारी सुन लो थोड़ी आपकी सुन लो, फिर डिप्रेशन, एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द चेंज। या एंड विद दिस वी आर डन। एंड मुझे लगता है इस बार एग्जाम में, इन माय ओपिनियन, इन दिस एग्जाम दिस इज गोइंग टू कम। इफ नॉट हियर देन इन HRM, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम स्पेंड करेंगे पोस्ट द सेशन। जो ये चेंज मैनेजमेंट की मैंने आपको अडॉप्शन टेक्निक्स बताई हैं, चाहे वो लेविन की हो, चाहे मैकेंजी की हो, चाहे कॉटर की हो, चाहे नज थियरी हो, चाहे एडकर थियरी हो, चाहे ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल हो, या हो कबलर रॉस, ऑल ऑफ इट इज important. Okay, so that's it from my side. I'll be sharing these notes with you post the session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Thank you so much. Bye bye.